हाय एवरीवन, वेलकम टू जीएस वर्ल्ड एक्सप्रेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जो दुनिया को चलाने के अलग अलग तरीके बताते हैं। ये ऐसे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम हैं जिनके थ्रू हम समझते हैं कि पैसा, पावर और रिसोर्सेज कैसे मैनेज होते हैं। आज हम बात करेंगे कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद, सोशलिज्म मतलब समाजवाद और कम्युनिज्म दैट मीन्स साम्यवाद के बारे में। इन तीनों का नाम तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन इन्हें समझना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगी कि ये सिस्टम कैसे काम करते हैं, क्या इनके बेनिफिट्स है और क्या इसके नुकसान हो सकते हैं। तो चलिए समझते हैं इन तीनों सिस्टम्स को एक सिंपल और आसान तरीके से। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद की। कैपिटलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जहां ज्यादा से ज्यादा चीजें प्राइवेट लोगों के हाथ में होती है। मतलब जो भी फैक्ट्रीज, कंपनीज और बिजनेस है, उनका मालिक एक इंडिविजुअल या एक प्राइवेट कंपनी होता है, ना कि कोई गवर्नमेंट। इस सिस्टम का मेन प्रिंसिपल है फ्री मार्केट। चलिए अब हम कैपिटलिज्म की हिस्ट्री को भी थोड़ा जान लेते हैं। कैपिटलिज्म का जन्म यूरोप में 16वीं सेंचुरी के आसपास हुआ था, जब वहां फ्यूडल सिस्टम फॉलो किया जाता था। मतलब किसी एक एरिया के जमीन का मालिकाना हक राजा एक फ्यूडल लॉर्ड को दिया करता था, जहां वो फ्यूडल लॉर्ड लेबर से फार्मलैंड पर काम कराया करता था बट जस्ट गिविंग देम लिवलीहुड एक्सपेंसेस। लेकिन उस सिस्टम में लेबर्स का इकोनॉमिक डेवलपमेंट नामुमकिन था, क्योंकि इकोनॉमिक बेनिफिट सिर्फ फ्यूडल लॉर्ड्स को मिला करता था, जिससे फार्मर्स अनहैप्पी थे एंड एज ए रिजल्ट फार्मर्स ने रिवॉल्ट किया और उस सिस्टम को बंद करना पड़ा। इससे यूरोप में फ्री मार्केट का शुरुआत हुआ, जहां अब फ्यूडल लॉर्ड प्रोडक्शन का कुछ हिस्सा अपने पास रखते थे और बाकी मार्केट में बेचा करते थे, जिससे अब लेबर्स को वेजेस मिलना शुरू हुआ। साथ ही फ्री मार्केट से ट्रेड का शुरुआत हुआ और सरप्लस मनी से एग्रीकल्चर में इनोवेशन की शुरुआत हो गई, जिस टाइम पीरियड को हम एग्रीकल्चर कैपिटलिज्म की शुरुआत भी कह सकते हैं। बाद में 18वीं सेंचुरी के आसपास यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई, जहां फैक्ट्री में अब मशीन के सहारे प्रोडक्शन किया जाता था। इस फेज को हम इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म भी कह सकते हैं। जब इंडस्ट्रीज और मशीन्स का विकास हुआ तो प्राइवेट बिजनेसमैन ने अपने बिजनेसेस खोलने शुरू किए और प्रॉफिट कमाना उनका मेन फोकस बन गया। ये एरा मार्केंटिलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ शिफ्ट था और साथ ही सोसाइटी में मॉडर्न क्लास डिवीजन की भी शुरुआत हो गई, जिसे अब हम कैपिटलिस्ट क्लास, वर्कर क्लास और मिडिल क्लास पीपल कहते हैं। हालांकि उस जमाने में वर्कर क्लास ज्यादा थे और मिडिल क्लास अपने इनिशियल स्टेजेस में था, जो मिडिल क्लास 21वीं सेंचुरी में मोस्ट डोमिनेंट क्लास बन चुका है। 18वीं सेंचुरी में एडम स्मिथ ने अपनी फेमस बुक द वेल्थ ऑफ नेशंस लिखी, जिसमें उन्होंने फ्री मार्केट और इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट दिया। उनका मानना था कि अगर हर व्यक्ति अपने फायदे के लिए काम करे तो पूरी इकोनॉमी का फायदा होगा। ये विचार कैपिटलिज्म का फाउंडेशन बन गया। आज के टाइम में जो बड़े देश जैसे अमेरिका, यूके और ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज है, वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज है। 20वीं सेंचुरी में भी ऐसे एक फेमस इकोनॉमिक्स आए जिन्होंने देश के इकोनॉमी में स्टेट इंटरवेंशन की बात की। साथ ही उन्होंने ब्रेटन वुड्स सिस्टम को भी इन्फ्लुएंस किया था, जिससे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक की शुरुआत हुई थी। क्या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आखिर वो फेमस इकोनॉमिस्ट कौन थे? चलिए अब हम कैपिटलिज्म के कुछ की फीचर्स को जान लेते हैं। तो पहला है प्राइवेट ओनरशिप। यहाँ प्रॉपर्टी, फैक्ट्रीज और रिसोर्सेज का मालिक एक इंडिविजुअल या एक प्राइवेट ग्रुप होता है। जैसे कि आपके आसपास जो भी दुकानें और कंपनीज है, वो किसी प्राइवेट व्यक्ति या ग्रुप का होता है। दूसरा है फ्री मार्केट। कैपिटलिज्म में मार्केट को अपनी मर्जी से चलाने दिया जाता है। सप्लाई और डिमांड के बेसिस पर प्राइसेस तय होते हैं। जैसे अगर कोई चीज मार्केट में ज्यादा डिमांड में हो तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तीसरा है प्रॉफिट मोटिव। हर बिजनेस या कंपनीज का मेन एम होता है प्रॉफिट बनाना। जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा ग्रोथ और पैसा। यह सिस्टम लोगों को इनोवेशन और नई चीजें क्रिएट करने के लिए एनकरेज करता है। चौथा है लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। इस सिस्टम में गवर्नमेंट का रोल काफी लिमिटेड होता है। सरकार सिर्फ तब इंटरफेयर करता है जब जरूरत हो, वरना बिजनेस अपने हिसाब से काम करते हैं। चलिए अब हम कैपिटलिज्म के कुछ एडवांटेजेस को भी जान लेते हैं। तो पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे कि इस सिस्टम में लोग पैसे कमाने के लिए मोटिवेटेड होते हैं, इससे इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में फास्ट डेवलपमेंट होता है। जैसे आप देखोगे कि अमेरिका और यूरोप जहां कैपिटलिज्म प्रिवेल करता है, वहां टेक्नोलॉजी काफी रैपिडली डेवलप हो रहा है। दूसरा है कंज्यूमर चॉइस। मार्केट में कंपटीशन ज्यादा होता है, इसीलिए कंज्यूमर्स के पास ऑप्शंस होते हैं। आपको हमेशा अलग अलग ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स का चॉइस मिलता है। तीसरा है वेल्थ क्रिएशन। कैपिटलिज्म में लोगों के पास अपने बिजनेस स्टार्ट करने का मौका होता है, जो वेल्थ क्रिएशन का काम करता है। जिस तरह हर चीजों का एडवांटेजेस के साथ साथ उसका डिसएडवांटेजेस भी होता है, वैसे ही कैपिटलिज्म का भी डिसएडवांटेजेस है। तो चलिए बात करते हैं उसके कुछ डिसएडवांटेजेस। तो पहला है वेल्थ इनइक्वालिटी। इस सिस्टम में सब लोग इक्वल नहीं होते। जो लोग सक्सेसफुल बिजनेसेस चला पाते हैं वो अमीर बन जाते हैं और जो नहीं कर पाते वो गरीब रह जाते हैं। इसीलिए इस सिस्टम में गरीबी और अमीरी का गैप बढ़ जाता है, जिसका
इसका प्राइम एग्जाम्पल हम यूएसए को देख सकते हैं, जहां इनइक्वालिटी काफी हद तक बढ़ चुका है। दूसरा है एक्सप्लॉयटेशन। जब प्रॉफिट मोटिव ज्यादा स्ट्रांग होता है तो कई बार बिजनेसेस अपने एम्प्लॉयज को एक्सप्लॉयट करते हैं, जैसे उन्हें कम पैसा देना या उनकी कंडीशंस, दैट मींस वर्किंग कंडीशंस खराब रखना, जैसे हम मॉडर्न डेज में हर एक डेवलप कंट्रीज में देख सकते हैं। यहाँ तक कि एम्प्लॉयज के वर्किंग कंडीशंस को लेके कोई भी वर्ल्ड लेवल पे स्ट्रांग लॉ नहीं बना है। चलिए अब हम बात करते हैं सोशलिज्म यानी समाजवाद की। सोशलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जिसमें रिसोर्सेस और प्रोडक्शन का कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, ताकि सब लोगों के बीच में रिसोर्सेस को बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। सोशलिज्म का मेन एम है इक्वालिटी। चलिए अब हम सोशलिज्म की हिस्ट्री को भी थोड़ा जान लेते हैं। सोशलिज्म का आइडिया 19वीं सेंचुरी के दौरान इमर्ज हुआ था, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद लोगों में इनइक्वालिटी बढ़ने लगा था। काफी लोग, खासकर वर्कर्स, कैपिटलिस्ट सिस्टम से नाराज थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि फैक्ट्रीज के मालिक ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं जबकि वर्कर्स गरीबी में जी रहे हैं। ये डिससेटिस्फैक्शन ने ही एक नई सोच को जन्म दिया, जो रिसोर्सेस और वेल्थ को बराबर डिस्ट्रीब्यूट करने पर फोकस करता है। हालांकि सोशलिज्म एक आइडियल स्टेट की बात करता है जहां कोई भी क्लास डिवीजन ना हो, अमीर गरीब ना हो, ये कह सकते हैं एक यूरोपियन स्टेट का आइडिया प्रेजेंट करता है। इस सोशलिज्म से ही निकल के आया कम्युनिज्म। सोशलिज्म एक अम्ब्रेला टर्म है, कोई भी देश परफेक्ट सोशलिज्म फॉलो नहीं कर सकता। नॉर्डिक एंड स्कैंडिनेवियन कंट्रीज इस आइडिया को अपने देश में काफी हद तक फॉलो करते हैं। सोशलिज्म को सबसे ज्यादा पॉपुलर बनाया कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच एंगल्स ने, जब उन्होंने 1848 में अपनी बुक द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी। मार्क्स ने कहा कि सोसाइटी में क्लास स्ट्रगल होता है और इसका हल तभी हो सकता है जब वर्किंग क्लास, दैट मींस प्रोलेटरिएट, को ज्यादा पावर दी जाए। मार्क्सिज्म ने ही सोशलिज्म के आइडियाज को डेवलप किया, जहां सरकार के थ्रू इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी लाई जा सके। 20वीं सेंचुरी में कई कंट्रीज जैसे सोवियत यूनियन और चाइना सोशलिज्म को अपनाने लगे, लेकिन इन देशों के सोशलिज्म का अपना अलग वर्जन था, जो कि कई बार डिक्टेटरशिप में ट्रांसफॉर्म हो गया। हालांकि इस एक्सटेंडेड सोशलिज्म के आइडिया को नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि है कम्युनिज्म। चलिए अब हम सोशलिज्म के कुछ की फीचर्स को जान लेते हैं। तो पहला है गवर्नमेंट ओनरशिप। सोशलिज्म में मेजर इंडस्ट्रीज और सर्विसेज जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा का कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, जैसे कई यूरोपियन देशों में हेल्थ केयर और एजुकेशन का कंट्रोल गवर्नमेंट करता है। दूसरा है इक्वालिटी। इस सिस्टम का मेन गोल है सबको बराबर रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज देना, जिससे कि इस सिस्टम में रिच और पुअर के बीच का गैप काफी हद तक कम होता है। तीसरा है वेलफेयर स्टेट। सोशलिज्म में गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम चलाती है, जैसे फ्री हेल्थ केयर, एजुकेशन और बेसिक नेसेसिटीज को लेके, जो कि सबको प्रोवाइड की जा सके। इसका एम होता है कि कोई भी सिटीजन गरीबी के नीचे ना जाए, जिसे हम इंडिया के टर्म में बिलो पॉवर्टी लाइन भी कहते हैं। चौथा है सेंट्रल प्लानिंग। इस सिस्टम में गवर्नमेंट इकोनॉमी को प्लान करता है, सप्लाई और डिमांड के बेसिस पर नहीं, बल्कि सबके वेलफेयर के बेसिस पर डिसीजंस लिए जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ एडवांटेजेस ऑफ सोशलिज्म। तो पहला है रिड्यूस इनइक्वालिटी, क्योंकि गवर्नमेंट का एम होता है रिसोर्सेज को बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना, इससे रिच और पुअर के बीच का गैप काफी कम हो जाता है। दूसरा है वेलफेयर ऑफ द पीपल। हेल्थ केयर, एजुकेशन और सोशल सिक्योरिटी जैसे बेसिक नेसेसिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, जिससे सोसाइटी का ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है। तीसरा है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, क्योंकि गवर्नमेंट इकोनॉमी को सेंट्रली प्लान करता है, इससे इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे प्रॉब्लम्स कम हो जाते हैं। चलिए अब हम कुछ डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं अबाउट सोशलिज्म। तो पहला है लैक ऑफ इनोवेशन, क्योंकि इस सिस्टम में प्रॉफिट मोटिव नहीं होता या कम होता है, लोग इनोवेटिव और क्रिएटिव चीजें करने में इंटरेस्टेड नहीं होते, बिजनेस का कंपीटिटिव एज भी कम हो जाता है। दूसरा है इनएफिशिएंसी। गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्रीज कई बार इनएफिशिएंट होती है, क्योंकि उन्हें प्रॉफिट नहीं कमाना होता, ब्यूरोक्रेसी ज्यादा होता है, जो काम को स्लो और एक्सपेंसिव बना देता है। चलिए अब हम जानते हैं कम्युनिज्म के बारे में। कम्युनिज्म एक ऐसा सिस्टम है जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। इस सिस्टम में सब चीजें जैसे रिसोर्सेस और प्रोडक्शन सब मिलकर शेयर करते हैं, यानी प्राइवेट ओनरशिप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, हर चीजें कम्युनल होती है। चलिए हम जान लेते हैं कम्युनिज्म के कुछ हिस्ट्री के बारे में। तो कम्युनिज्म को आप सोशलिज्म का एक्सट्रीम वर्जन समझ सकते हैं। कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था अपने थ्योरी ऑफ क्लासलेस सोसाइटी के जरिए। मार्क्स कहते थे कि एक दिन ऐसा सोसाइटी बनेगा जहां कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी या क्लासलेस नहीं होगा, सब कुछ सबका होगा और कोई भी रिच या पुअर नहीं होगा। मार्क्स ने इससे एंड गोल बताया जब सोशलिज्म अपने प्योर फॉर्म में इवॉल्व हो जाएगा।
कम्युनिज्म का पहला मेजर एक्सपेरिमेंट 1917 के रशियन रिवॉल्यूशन के टाइम शुरू हुआ, जब व्लादिमीर लेनिन ने बोल्शेविक पार्टी के थ्रू रशियन जार को हटाकर एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश किया। इसके बाद सोवियत यूनियन दुनिया का पहला कम्युनिस्ट देश बना। जोसेफ स्टालिन के अंडर कम्युनिज्म ने ज़्यादा ऑथोरिटेरियन फॉर्म ले लिया, जहां स्टेट का कंट्रोल और भी ज़्यादा हो गया। कम्युनिज्म का इन्फ्लुएंस 20th सेंचुरी में काफ़ी कंट्रीज में देखा गया है, जैसे चाइना, क्यूबा और वियतनाम। लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद कम्युनिज्म का ग्लोबल इम्पैक्ट कम होने लगा और कई कम्युनिस्ट देश सोशलिज्म की तरफ शिफ्ट हो गया या मार्केट बेस्ड रिफॉर्म्स अपनाने लगे। चलिए अब हम कम्युनिज्म के कुछ फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। तो पहला है क्लासलेस सोसाइटी। कम्युनिज्म का मेन एम होता है कि एक ऐसा सोसाइटी क्रिएट करना जिसमें कोई भी रिच या पुअर ना हो, सब बराबर हो और सबके पास रिसोर्सेस हो। दूसरा है नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। यहाँ कोई भी अपना पर्सनल वेल्थ या प्रॉपर्टी नहीं रख सकता, सारे रिसोर्सेस को कम्युनिटी या सोसाइटी के लिए यूज किया जाता है। तीसरा है स्टेट कंट्रोल। हर चीज का कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, लेकिन ये गवर्नमेंट एक दिन खत्म हो जाता है जब एक क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी बन जाता है। चौथा है कलेक्टिव ओनरशिप। सब लोग एक साथ मिलके काम करते हैं और रिसोर्सेज शेयर करते हैं। सबको अपने काम के हिसाब से नहीं बल्कि अपनी जरूरत के हिसाब से चीजें दी जाती है। एक बहुत ही फेमस लाइन कम्युनिज्म की होती है, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। चलिए अब हम कम्युनिज्म के कुछ एडवांटेज को भी जान लेते हैं। तो पहला है कंप्लीट इक्वालिटी। कम्युनिज्म का एम होता है कि ऐसा सोसाइटी क्रिएट करना जिसमें कोई भी अनइक्वल ना हो, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेस हो। दूसरा है एंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। क्योंकि प्राइवेट ओनरशिप नहीं होता तो किसी एक व्यक्ति या ग्रुप को पावर नहीं मिलता कि वो दूसरों का एक्सप्लॉयटेशन करे। तीसरा है बेसिक नीड्स फॉर ऑल। सबको अपनी बेसिक जरूरतें पूरी करने के लिए चीजें मिलती है, चाहे वो काम करे या नहीं। चलिए हम कुछ डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं अबाउट कम्युनिज्म। तो पहला है लैक ऑफ फ्रीडम। कम्युनिज्म में इंडिविजुअल फ्रीडम काफी लिमिटेड होता है, सबको वो चीजें नहीं मिलता जो आप पर्सनली चाहते हो, क्योंकि सब चीजें कलेक्टिव सोसाइटी के हिसाब से होती है। दूसरा है नो मोटिवेशन फॉर इनोवेशन। क्योंकि प्रॉफिट और पर्सनल ऑनरशिप का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, लोग ज्यादा नई चीजें क्रिएट या इनोवेट नहीं करते। आखिर क्यों करे जब पर्सनल फायदा ही ना हो। तीसरा है गवर्नमेंट कंट्रोल। जब तक क्लासलेस सोसाइटी नहीं बनता, गवर्नमेंट काफी स्ट्रांग रहता है और काफी कंट्रोल रखता है, जो कई बार डिक्टेटरशिप की तरफ भी ले जा सकता है। प्राइम एग्जांपल हम चाइना ले सकते हैं, जहां सोशलिज्म के नाम पर डिक्टेटरशिप फॉलो किया जाता है। एटलीस्ट नॉर्थ कोरिया ओपनली डिक्टेटोरियल क्वालिटीज दुनिया को शो तो करता है। चाइना का करंट रिजीम ऑब्जर्व करने से आप कम्युनिज्म से डिक्टेटरशिप की ट्रांसफॉर्मेशन को एनालाइज कर सकते हैं। चलिए अब हम इन तीनों सिस्टम्स का कंपैरिजन करते हैं, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया मिले कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन देश किस सिस्टम को ज्यादा फॉलो करता है। तो पहला है ऑनरशिप। कैपिटलिज्म में प्राइवेट ऑनरशिप नहीं होता, सोशलिज्म में गवर्नमेंट ऑनरशिप होता है और कम्युनिज्म में कलेक्टिव ऑनरशिप होता है। दूसरा है इक्वालिटी। कैपिटलिज्म में वेल्थ इनइक्वालिटी होता है, सोशलिज्म में इक्वालिटी का एम होता है और कम्युनिज्म में टोटल इक्वालिटी होता है। तीसरा है इनोवेशन। कैपिटलिज्म में ज्यादा इनोवेशन होता है क्योंकि लोग प्रॉफिट के लिए मोटिवेटेड होते हैं। सोशलिज्म में कम इनोवेशन होता है और कम्युनिज्म में बिल्कुल ही नहीं होता। चौथा है फ्रीडम। कैपिटलिज्म में ज्यादा इंडिविजुअल फ्रीडम होता है, सोशलिज्म में कुछ लिमिटेशंस होते हैं और कम्युनिज्म में फ्रीडम काफी लिमिटेड होता है। कंक्लूजन, हर सिस्टम का अपना अलग तरीका होता है दुनिया को देखने का। कैपिटलिज्म वेल्थ क्रिएट का काम करता है लेकिन इनइक्वालिटी भी लाता है। सोशलिज्म इक्वालिटी लाता है लेकिन इनएफिशिएंसी भी। और कम्युनिज्म कंप्लीट इक्वालिटी लाता है लेकिन फ्रीडम को लिमिट कर देता है। कौन सा सिस्टम बेटर है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कौन से वैल्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, फ्रीडम, इक्वालिटी या इनोवेशन। हालांकि कैसे इन सिस्टम्स ने यूएसए, चाइना और इंडिया जैसे देशों की ग्रोथ में मदद की, उस टॉपिक में हम एक नया वीडियो आपके सामने लाएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा सिस्टम ज्यादा अच्छा लगता है। हम ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। जय हिंद।